नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और आज हम बात करेंगे कि आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई हैं, और हम इस दौरान दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट्स से भी बात कर रहे थे, उनका क्या मानना है मार्केट पर, ये भी हम आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन आज था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और आज हमने देखा कि 2 दिनों की कमजोरी के बाद आज बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। निफ्टी की क्लोजिंग की बात करें तो आज करीब 100 अंक ऊपर चढ़कर निफ्टी बंद हुआ। और इसके अलावा बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो वहां पर भी ट्रिपल सेंचुरी लगी, 300 अंकों से ज्यादा की मजबूती दिखी बैंक निफ्टी में। निफ्टी में जो चढ़ने वाले शेयर्स थे उसमें आज टॉप पर था HUL, जहां पर की 2% की बढ़त दिखी। उसके बाद सन फार्मा में करीब 2% की, टेक महिंद्रा, आयशर और UPL में आज शानदार तेजी देखने को मिली। तो आज जो सहारा मिला बाजार को वो था IT स्टॉक से। इसके अलावा ऑटो शेयरों में भी शानदार तेजी थी। फार्मा, FMCG स्टॉक्स में भी आज अच्छी मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। वहीं कमजोरी आज दिखी रियल्टी में, पावर, मेटल, इंफ्रा, ये सब सेगमेंट्स ऐसे थे जो कि आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। और निफ्टी के टॉप लूजर्स में भी अगर हम देखेंगे तो अल्ट्राटेक 4.5% की गिरावट थी। वहां पर आज हमने देखा नतीजे भी आए और मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कमजोर कमेंट्री भी आई। उसके चलते अल्ट्राटेक में तो कमजोरी थी ही, तो तमाम सीमेंट स्टॉक्स थे वहां पर भी आज दबाव बनाने का काम किया। और हमने देखा श्री सीमेंट, JK सीमेंट, सभी आज 2 से 4% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। अल्ट्राटेक के बाद देखिए ग्रासिम, यहाँ पर भी 1.5% की वीकनेस थी। NTPC, JSW स्टील, ये भी स्टॉक्स आज करीब 1% की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे थे। चलिए, ये तो बात हुई निफ्टी के चढ़ने और गिरने वाले शेयरों की। मिड कैप पर आते हैं और मिड कैप में आज हमने देखा कि आज बड़े लार्ज कैप IT स्टॉक्स तो परफॉर्म कर ही रहे थे, मिड कैप IT शेयरों में भी काफी अच्छा रुझान था। परसिस्टेंट आज ऊपर था करीब 6%, कोफोर्ज में आज करीब 6% की तेजी थी। उसके अलावा डिलीवरी में आज हम देखेंगे कि जो गिरावट का दौर था वो अब खत्म हुआ और आज हमने देखा कि निश्चित स्तरों से एक बाइंग आई और 6% ऊपर ये स्टॉक भी बंद हुआ। और इसके अलावा कैनफिन होम्स, यहाँ पर भी करीब 6% की तेजी आज के दिन देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो आज कमजोरी थी येस बैंक में। जो नतीजे आए उसका तो असर था ही, हमने देखा कि प्रोविजन काफी ज्यादा बढ़े हुए थे, मुनाफे में कमी आई। लेकिन उसके अलावा एक और खबर आई जिसमें कि कंपनी का 81 बॉन्ड का जो मामला चल रहा था बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो कंपनी के अगेंस्ट फैसला निकल कर आया। और उसके बाद हमने देखा येस बैंक में 8% की गिरावट आई। लेकिन कंपनी का बैंक के MD और CEO से हमारी बात हुई और उनका कहना था कि वो इस मामले में आगे भी अपील करेंगे। अब देखना होगा यहाँ पर आगे किस तरह का डेवलपमेंट होता है। JSW एनर्जी में 6% की कमजोरी थी आज खराब नतीजों के बाद। श्री सीमेंट में 6% की वीकनेस और राजेश एक्सपोर्ट भी आज करीब 5% टूटा। तो आज मिड कैप स्टॉक्स में भी खबरों और नतीजों के चलते आज दबाव यहां पर देखने को मिला। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जो कि इस बाजार में अपने हाईस पर कारोबार कर रहे थे और कुछ स्टॉक्स ने अपना 52 वीक हाई भी बनाया, जिसमें IDFC देखिए यहां पर आज शानदार तेजी थी। स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा था। अदानी टोटल गैस में भी तेजी थी और अपोलो हॉस्पिटल्स में भी देखिए आज काफी समय बाद अच्छी तेजी दिखी, करीब 1.25% ऊपर था स्टॉक और स्टॉक अपने 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा था। तो ये था बाजार का आज दिन भर का एक्शन, कहां पर खबरें थी और किन किन नतीजों के चलते आज बाजार में कमजोरी और तेजी देखने को मिली, ये सब हमने आपके सामने रखा। वैसे नतीजों का दौर चल रहा है। आज बड़े दिग्गज निफ्टी कंपनियों के भी नतीजे आए, बैंकिंग सेक्टर के नतीजे काफी सारे आए और उसका भी असर आज हमने बाजार पर देखा। तो चलिए, ये तो था मार्केट का एक्शन। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट में बाजार के एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है एक एक करके आपको भी बताते हैं। और कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर VP ऑफ फंड मैनेजर पंकज टिब्रेवाल का कहना है कि निवेशकों को बाजार से इस साल ज्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। होटल्स, एयरलाइंस, ज्वेलरी को छोड़ सभी सेगमेंट में इस वक्त स्लो डाउन नजर आ रहा है, लेकिन लंबी अवधि में मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स सेगमेंट में बेहतर ग्रोथ की उम्मीद दिखाई दे रही है। हमने जो लास्ट 2 महीने में सर्वे की उसमें ये क्लियर नतीजा मतलब ये उभर के आ रहा है कि होटल्स, एयरलाइंस और ज्वेलरी को अगर हम हटा दें तो बाकी सारी जगह कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन है। इसका रीजन क्या है पिन पॉइंट करना मुश्किल है आज के दिन। कोई लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, कोई बोलते हैं कि पेंटअप डिमांड थोड़ा सबड्यूड हो रहा है,
बट आने वाला समय बताएगा कि क्यों स्लो डाउन है। बट कंजम्पशन में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है। आईटी के नतीजे मिक्स्ड आए हैं, और दूसरी तिमाही की तरह तीसरी तिमाही में बैंकिंग के भी नतीजे काफी दमदार और सॉलिड रहे हैं। और हमें लगता है वो इस क्वार्टर भी, इस तिमाही भी वो शो स्टॉपर रहेगा, और वो पूरे बैंकिंग के नतीजों को ले जाएगा, ओवरऑल नतीजे को ऊपर ले जाएगा। तो कहीं ना कहीं अर्निंग्स में ब्रॉडर मार्केट में एक थोड़ा सा स्लोनेस दिख रहा है। उसके कारण स्टॉक प्राइसेस भी साइडवेज बिहेव कर रहे हैं। हमें लगता है कि एक दो तिमाही हमें मार्केट साइडवेज मूवमेंट से अपने आप को वो करना होगा, मतलब अपने आप को सेटिस्फाई करना होगा। और इस साल हमारा ये सब अपने इन्वेस्टर्स को एडवाइस है कि अपने एक्सपेक्टेशन को लोअर रखे इक्विटी मार्केट रिटर्न से। ये साल डिप्लॉयमेंट का साल रहेगा। ये साल कोई बड़ा दमदार आप रिटर्न इक्विटी मार्केट से ना एक्सपेक्ट करें। और ऑल्टरनेट में आप जो फिक्स्ड इनकम देख रहे थे, जो लास्ट 3-4 साल से हमें कोई रिटर्न नहीं दे रहा था, अब ग्लोबली और लोकली फिक्स्ड इनकम में अच्छी रिटर्न छूट रही है। और आज हमने देखा कि सीमेंट शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आने के बाद। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये एक बार समझ लेते हैं, और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरा एनालिसिस लेकर। मानसी बताइए। सीमेंट मेजर अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आने के बाद पूरे के पूरे सीमेंट सेक्टर का मूड माहौल मानो बिगड़ सा गया। और आज सीमेंट की दिग्गज कंपनियां जैसे कि श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट में हमने करीब 3 से 5% तक की गिरावट देखी। और पूरे तरह से समझ सकते हैं कि सीमेंट सेक्टर का मूड जो है वो खराब होता रहा। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप लूजर था निफ्टी 50 कैटेगरी में। और वहीं सीमेंट सेक्टर के लिए ट्रेंड की अगर बात करें, सेंटिमेंट्स यहाँ से कमजोर होने के ही अनुमान जताए जा रहे हैं। फ्लैटिश रियलाइजेशन है जो कि पूरे सेक्टर के लिए एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर साबित हो सकता है। वहीं लार्ज मार्जिन कॉम्प्रेशन की भी एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर एनालिस्ट रिपोर्ट की माने तो मार्जिन कॉम्प्रेशन पूरे सीमेंट सेक्टर के लिए ऑलमोस्ट 513% का ड्यूरिंग Q3 FY23 में दिख सकता है। तो क्लियरली मार्जिन्स में गिरावट का अनुमान है, जो कि सीमेंट सेक्टर के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। और मुनाफे के फ्रंट पर भी जानकारों का यही मानना है, एनालिस्ट रिपोर्ट्स का यही मानना है कि करीब 40% तक की गिरावट सीमेंट सेक्टर में नजर आ सकती है। तो मुनाफे के फ्रंट पर, मार्जिन्स के फ्रंट पर एक तकलीफ है। वहीं कंटिन्यूड प्राइसिंग पावर में वीकनेस है। हम देख रहे हैं डिमांड में बढ़त है, लेकिन प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्लियरली 2023 की शुरुआत से प्राइस हाइक्स के सिनेरियो भी नहीं नजर आ रहे हैं, और ये एक सेंटिमेंट भी है जो कि सीमेंट के लिए काफी हद तक कंसर्न पैदा कर सकता है। इसके अलावा फ्यूल कॉस्ट में ईजिंग है, लेकिन इससे इंटेंट प्राइस हाइक की जो है वो डाइल्यूट होती हुई नजर आ सकती है। तो क्लियरली ये सारे फैक्टर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्ट्राटेक के नतीजे जो आए, वो नतीजे देखने के बाद पूरे के पूरे सेक्टर का मूड बिगड़ता दिखा। बिल्कुल है। तो ये थे सीमेंट सेक्टर में गिरावट की वजह। लेकिन आज हमने देखा कि कुछ और भी स्टॉक्स थे जहां पर की दबाव देखने को मिला, और इसमें से एक था यस बैंक। भारी गिरावट आज देखने को मिली है। अब इसके पीछे की वजह क्या है जानते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए। जी हाँ, अपने रिजल्ट्स के बाद यस बैंक आज प्रेशर के अंडर है। जब हम देखें तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक है कि उनका जो प्रोविजंस है काफ़ी एलिवेटेड आया, 45% जंप आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग में। 850 करोड़ के आसपास वो प्रोविजनिंग का नंबर, जिसकी वजह से पैट एब्सोल्यूट बीट हो गया है। 50 करोड़ का पैट आया है, जो कि डाउन ऑलमोस्ट 81% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो पैट का नंबर। सो वो है वजह नंबर 1। दूसरी वजह ये है कि यस बैंक ने अपने 81 के बॉन्ड्स FY20 में, विच इज़ मार्च 2020 में राइट ऑफ किए थे। उसके रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पे उन्होंने राइट ऑफ लिया था 8,415 करोड़ की लायबिलिटी 81 के परपेचुअल बॉन्ड्स पे। अब उसके बाद मल्टीपल रिट पिटिशंस फाइल हुए थे बॉम्बे हाई कोर्ट में, इसको चैलेंज करते हुए, ये राइट डाउन को चैलेंज करते हुए। और बैंक ने और अभी हमने देखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको रिवर्स किया है। बैंक को बताया है कि ये जो राइट ऑफ किया है उसको रिवर्स करे, जिसके वजह से स्टॉक प्रेशर में आया है। अब हमें बताया गया है कि ये परपेचुअल बॉन्ड्स है जो डिस्क्रिशन ऑफ द बैंक पे रीपे होते हैं, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो CET1 पे इम्पैक्ट होगा। 81 गोइंग अप, उसका मतलब होगा कि 3% CET1 डिक्लाइन होगा, और 81 3% से बढ़ जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में। और लार्जली वही इम्पैक्ट होगा, वो हमें मैनेजमेंट ने एक तसल्ली दी है, एक अश्योरेंस दिया है।
बिल्कुल, तो ये कुछ वजह थी जिसकी वजह से हमने देखा कि यस बैंक में गिरावट आई। बॉम्बे हाई कोर्ट की भी सख्ती आई है, प्रोविजन राइट ऑफ करने की बात की जा रही है और उससे कंपनी के मुनाफे में प्रेशर पड़ सकता है। इस वजह से हमने देखा कि आज यस बैंक में दबाव बना था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बजट की। बजट में पावर ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए बड़े ऐलान हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बजट में 25,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लद्दाख से हरियाणा ट्रांसमिशन लाइन को हरी झंडी मिल सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार आगामी बजट में ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा जो है वो कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की घोषणा की जा सकती है। दरअसल लद्दाख टू हरियाणा जो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के इवैक्यूएशन के लिए जिसकी योजना तैयार की जा रही थी कुछ समय से, उसकी घोषणा आगामी बजट में की जा सकती है। इसकी जो क्षमता होगी वो करीब 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के इवैक्यूएशन की होगी। साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के तहत बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी जो होगी वो 12 गीगावाट आवर की होगी, ताकि राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई जो है वो की जा सके। पावर मिनिस्ट्री ने यह प्रस्ताव जो है वित्त मंत्रालय को भेजी है। साथ ही साथ पीजीसीआईएल को ये प्रोजेक्ट जो है नॉमिनेट किया गया है, खासकर अवार्ड किया गया है नॉमिनेशन बेसिस पे सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि ये जो लद्दाख टू हरियाणा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट है, वो ट्रांसमिशन सेक्टर के लिए जो ओवरऑल रोडमैप तैयार किया गया है 2030 तक, वो इसी का हिस्सा है और बजट में इस पूरे रोड मैप की घोषणा की जा सकती है, ताकि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का जो इवैक्यूएशन हो कैसे होगा उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि सीईए ने पहले ही ये रोड मैप तैयार कर लिया है और लोकेशन की पहचान कर ली है, जिसके तहत अगले 8 सालों में ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवार्ड किए जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी न्यूज़ स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। नमस्कार।